Welcome dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So students, देखिए ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 1 क्लास 10th मैथ्स. ठीक है, तो क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 1 है आपका रियल नंबर. तो ये सारे रियल नंबर आपका, यानी कि ये मेरी ओल्ड बुक है. जो मैं न्यू बुक के अकॉर्डिंग आपका या रैशनलाइज बुक के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस है वो हमारा सब कुछ अभी कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग स्टूडेंट. ठीक है, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पर ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उन सभी बच्चों के लिए जो क्लास 10th में प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट. ठीक है, तो प्लीज वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा. तो आज मैं आपके साथ चैप्टर 1 कंप्लीट होने के बाद मैं एक बहुत बेस्ट एक बुक यहाँ पर लेके आई हूँ विच इज एडुकार्ड की बुक है आपकी. ठीक है, अब ये बुक बेस्ट क्यों है स्टूडेंट, देखिए आर.एस. अग्रवाल भी आप सभी बच्चे आप लोग करते हैं उसको एज अ थोड़ा सा और एक्स्ट्रा अपनी अच्छी प्रैक्टिस के लिए आप आर.एस. अग्रवाल को भी आप लोग सॉल्व करते हैं. वो मैं भी आपको अपने वीडियो के थ्रू आपको यहाँ पर आर.एस. अग्रवाल को भी हम डिस्कस करेंगे. बट उससे पहले जो मुझे एक बेस्ट है यहाँ पर आप क्वेश्चन बैंक भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि सिलेक्टेड मटेरियल में आपको कंप्लीट बोर्ड क्लास का 10th बोर्ड का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर दिया जा रहा है स्टूडेंट. ये मुझे बेस्ट बुक इसलिए लगी है क्योंकि मैंने भी बोर्ड में एग्जामिनर की ड्यूटी की होती है स्टूडेंट. तो हम जैसे हमें मार्किंग स्कीम हमें दी जाती है वैसे ही उसी मार्किंग स्कीम को इस बुक ने फॉलो किया हुआ है. ठीक है, तो आप अगर इस बुक को के थ्रू चलते हैं तो आपको न्यू बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट. कॉस्टली है बुक मार्केट में, तो इसलिए आप मेरी वीडियो के थ्रू इस बुक को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट. ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे मार्किंग स्कीम फॉलो हुई है. एमसीक्यूज वगैरह यहाँ पर केस बेस्ड क्वेश्चन, रीजनिंग, असर्शन रिलेटेड क्वेश्चन सभी कुछ इस बुक के अंदर डिस्कस किए गए हैं. ठीक है, तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक अदर देन एनसीईआरटी एंड आर.एस. अग्रवाल स्टूडेंट. तो देखते हैं, देखिए तो एडुकार्ड का ये बुक है नाउ. ठीक है, तो ये मैंने आपकी जो रैशनलाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग यानी कि 24-25 की के अकॉर्डिंग ये बुक मैंने यहाँ पर लिया हुआ है स्टूडेंट. ठीक है, तो अब देखिए जैसे हमने चैप्टर 1 यहाँ पर कंप्लीट किया, तो सबसे पहले थोड़ा सा इस बुक को हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं किस तरीके से यहाँ पर आपको बुक में सिलेबस पूरा डिटेल में अच्छे से दिया गया है. ठीक है, तो जैसे फर्स्ट हमारी यूनिट है देखिए नंबर सिस्टम, तो आपकी किस तरीके से मार्किंग होगी वो आप इस बुक के थ्रू यहाँ पर देख लीजिए. ठीक है, तो नंबर सिस्टम में आपका 6 मार्क्स का, अलजेब्रा है 20 मार्क्स, यानी कि अलजेब्रा पे आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, हालांकि सभी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पैटर्न से आपको थोड़ा सा इजी हो जाता है. ठीक है, चैप्टर को रिलेट करना अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स का, ज्योमेट्री 15 मार्क्स का, ट्रिग्नोमेट्री इज 12 मार्क्स, मैंसुरेशन 10 मार्क्स का एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी कंबाइंड होकर आपका 11 मार्क्स का रहता है. तो ये आपका 80 मार्क्स का आपका रिटर्न होता है. देन उसके बाद आपका 20 मार्क्स का स्टूडेंट इंटरनल असेसमेंट आपका होता है, जिसमें पेन पेपर टेस्ट एंड मल्टीपल असेसमेंट्स होते हैं, यानी कि जो क्लास में आपके टीचर्स के थ्रू लिए जाते हैं. एंड मल्टीपल टाइप के असेसमेंट जो आपके ईयरली पूरा 10th बोर्ड में के लिए आप जो स्कूल में अपने यानी कि क्लास के अंदर जो आप टेस्ट वगैरह देते हैं. ठीक है, तो 10 मार्क्स आपके उसके होते हैं, प्लस पोर्टफोलियो आपके 5 मार्क्स का एंड लैब प्रैक्टिकल आपके 5 मार्क्स के. तो ये आपका होता है इंटरनल असेसमेंट जो आपका होता है, यानी कि प्रैक्टिकल वर्क जो आपका रहता है. ठीक है, तो 80 मार्क्स इस तरीके से रहते हैं, प्लस 20 मार्क्स से तो आपका 100 मार्क्स का एक पेपर यहाँ पर रेडी होता है स्टूडेंट मैथ्स का. ठीक है, तो चैप्टर मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं क्या क्या चैप्टर हमारे यहाँ पर आने वाला है. तो अभी हमने यहाँ पर चैप्टर 1 कंप्लीट किया है स्टूडेंट. अब देखते हैं चैप्टर 1 यानी कि रियल नंबर के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिए जा रहे हैं स्टूडेंट. ठीक है, तो बहुत बेस्ट बुक है एंड आप लोग इसको परचेस मत कीजिएगा, केवल आप वीडियो फॉलो कीजिएगा और अपने नोट्स अगर आपको लगता है कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है तो आप मेरे वीडियो के थ्रू यहाँ पर अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं स्टूडेंट. ठीक है, तो अब देखिए जो यहाँ पर मेन पॉइंट्स है हमारे इस बुक के अंदर वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ. ठीक है, तो जैसे अब आपने टॉपिक्स तो आपने सभी पढ़े हैं. ठीक है, फैक्टर ऑफ अ नंबर, फैक्टर ट्री, ये सभी चीजें हमने पढ़ी हैं. जैसे अब हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं किस तरीके से आपका मार्किंग पैटर्न होता है स्टूडेंट. ठीक है, लिखा हुआ है देखिए एज पर सीबीएसई मार्किंग स्कीम. तो देखिए जैसे आपको एग्जाम्पल 1 है
किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। एग्जाम्पल 1 जैसे ड्रॉ अ फैक्टर ट्री ऑफ 32, ठीक है, तो इसको समझते हैं हम। अब देखिए मार्किंग स्कीम किस तरीके से रहती है। आपके पास तो क्वेश्चन आ जाता है ड्रॉ फैक्टर ट्री ऑफ 32, ठीक है, तो जो भी एग्जामिनर स्टूडेंट बोर्ड कॉपी आपकी जो भी एग्जामिनर यानी कि चेकिंग करते हैं तो उनके पास सीबीएसई की तरफ से की आती है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ मार्किंग पैटर्न्स हमें दिए जाते हैं। तो इस बुक ने एग्जैक्टली वही मार्किंग स्कीम को पकड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब किस तरीके से आपका क्वेश्चन स्प्लिट होगा उसको समझते हैं। देखिए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। सबसे पहला आपका स्टेप रहेगा रिप्रेजेंट 32 इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर एंड द अदर नंबर। जब आप 32 को उसके स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हाफ मार्क्स का रहता है, ठीक है। तो देखिए कैसे, अगर ये 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है तो हाफ मार्क्स किस तरीके से आपके यहाँ पर अलॉट रहते ही हैं। सेकेंड, रिपीट दिस प्रोसेस टिल वी गेट द अदर नंबर एज अ प्राइम नंबर, ठीक है। और फिर हमें क्या करना है, इस प्रोसेस को रिपीट करना है, रिपीट दिस प्रोसेस टिल वी गेट द अदर नंबर एज अ प्राइम नंबर। तो ये आपका हाफ मार्क्स में रिलेट है, हाफ मार्क्स का ये आपका पार्ट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर करने का ये इस दो स्टेप में आप आंसर देते हैं। तो देखिए 32 के प्राइम फैक्टराइजेशन आपने किए 2 इंटू 16, फिर 16 देखिए 2 तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन आपने करना है तो 2 तो क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है, 2 प्राइम नंबर है तो इसको तो ये फैक्टराइज नहीं होगा। बट 16 यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर है यानी कि अगेन यू कैन स्प्लिट इट, ठीक है। तो अगेन हमको यानी कि हमें सारे जो फैक्टर बनाने हैं वो प्राइम नंबर के बनाने हैं। अब 16 को आपने अगेन स्प्लिट किया तो वी गेट 2 इंटू 8, 2 अगेन प्राइम आ गया बट 8 अगेन कंपोजिट है, 2 इंटू 4, 2 प्राइम, 4 इज कंपोजिट, तो ये फिर से स्प्लिट हो गया 2 इंटू 2। नाउ अब देखिए तो 32 के फैक्टर क्या क्या हो गए हमारे यहाँ पर, 2 2 देन 2 फिर ये 2 और, ठीक है, तो ये हमारे हो गए यहाँ पर 32 के फैक्टर स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर द सेट ऑफ प्राइम नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड टुगेदर मेक द ओरिजिनल नंबर, यानी कि प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे। ये स्टेप 2 देखिए, स्टेप 1 हमने कर लिया, हमने जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर थे वो हमने स्प्लिट कर लिया, तो हाफ मार्क्स का आपका ये आप इतने यानी कि इतने स्टेप पे आपको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, अब यानी कि अब हमें इनमें से वो सभी नंबर लेने हैं जिनके ये प्राइम फैक्टर हैं स्टूडेंट। तो अब क्या क्या हो जाएंगे देखिए, ये 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, तो टोटल हमारे पास 5 टाइम्स 2 हमारे आ रहे हैं। देखिए प्राइम कैसे सिलेक्ट करेंगे, ये 2, ठीक है, ये हमें एक प्राइम, ये हमारा एक प्राइम फैक्टर आया था। फिर जब हमने 16 के केस में ये वाला 2, अब हमने 8 के केस में ये वाला 2, ठीक है, हमें केवल प्राइम फैक्टर सिलेक्ट करने हैं, प्राइम नंबर। 4 के केस में ये दोनों ही प्राइम है तो ये दोनों ही हमारे फैक्टर हो जाते हैं। तो ऐसे अगर आप देखते हैं तो 2 को अगर हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करें देन वी गेट 32, तो क्या लिख देंगे हम, हाफ मार्क्स आपका ये स्टेप के लिए हो गया। अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर यानी कि प्राइम फैक्टर्स, अब फिर देन आपको क्या करना है, ओके ठीक है। देखिए स्टूडेंट तो ये पूरा स्टेप ही हमारा क्या हो गया, ये जो पूरा आपका आंसर आ रहा है ये पूरा हमारा 1 मार्क्स पे आ जाएगा। तो हमने इस पे दोनों स्टेप फॉलो कर लिए हैं। पहले हमने 32 को छोटे छोटे प्राइम प्रोडक्ट ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर एंड द अदर नंबर, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और अदर नंबर पे हमने उसको क्या किया है, रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो ये जो स्टेप हो रहे हैं हमारे, देन रिपीट दिस प्रोसेस टिल वी गेट द अदर नंबर एज अ प्राइम नंबर। तो जो हमने 16 को अगेन हमने प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लाए हैं, 8 को अगेन प्राइम फैक्टर, 4 को अगेन प्राइम फैक्टर, तो ये पूरा क्वेश्चन ही हमारा क्या हो जाता है, यानी कि ये स्टेप जो हम कर रहे हैं ये हाफ मार्क्स का, और जो ये हमने प्राइम फैक्टर की फॉर्म में हम लाए हैं ये हाफ मार्क्स का, और ऐसे आपको इस पूरे क्वेश्चन के ऊपर आपको 1 मार्क्स मिल जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये ऐसे। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, एक्सप्रेस द नंबर 3825 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। अब आपको 3825 को एक प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में आपको शो करना है स्टूडेंट, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स के फाइंड करने हैं। तो देखिए अब यानी कि किस तरीके से सीबीएसई की मार्किंग स्कीम यहाँ पर रहती है। तो पहला आप क्या करेंगे, फाइंड प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर ऑफ
3825, then write all the factors in the product as well as in exponential form. ठीक है, तो सबसे पहले हाफ मार्क्स पे आपका जो स्टेप होगा इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करना, देन जो फिर नेक्स्ट हाफ मार्क्स पे आपका जो स्टेप होगा वो प्रोडक्ट के फॉर्म में शो करना। देखिए इसका आंसर किस तरीके से है उसको भी हम यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए हाफ मार्क्स का काम हमने ये किया, सबसे पहले आप इस तरीके से ये कॉलम मेथड के थ्रू आप प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हाफ मार्क्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। देन फिर आपको ये भी लिखना जरूरी है अदर हाफ मार्क्स के लिए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3825 इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो जो भी हमारे प्राइम फैक्टर आए हैं उनको आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में एंड देन उसकी हाईएस्ट पावर की फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना होता है, और ऐसे आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन के अंदर मिलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपको आई होप समझ में आया होगा किस तरीके से हमें बोर्ड का जब आप एग्जाम देंगे तो कैसे आपको वहां पर काम करना होता है। ठीक है, टॉपिक 2 हमारा आ जाता है एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन किस तरीके से रिलेट होते हैं उसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द इंटीजर्स दे 12, 15, 21 बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमें इन 3 नंबर्स के लिए हमें एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है, तो इसको हम समझते हैं स्टूडेंट। देखिए 2020 में ये आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको समझते हैं किस तरीके से इसका मार्किंग स्कीम वर्क करता है, और इस तरह के क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में आते हैं स्टूडेंट। तो देखिए कैसे हमारा ये क्वेश्चन स्प्लिट होता है, देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेंगे, तो वो आपके रहेगा 1 मार्क्स पे। ठीक है, देन टेक ऑल द कॉमन फैक्टर्स फ्रॉम द गिवन नंबर एंड कैलकुलेट देयर प्रोडक्ट दिस प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, सभी आपने पहले क्या करा, इन तीनों का प्राइम फैक्टर आपने फाइंड किया, देन जो कॉमन फैक्टर हो गए वो हमारा क्या हो जाएगा, इन तीनों का कॉमन फैक्टर। आपको ये तो पता है कि एचसीएफ एलसीएम कैसे निकाला जाता है, तो 1 मार्क का काम आपने कर लिया, प्राइम फैक्टर आपने फाइंड कर लिए, देन उसके बाद हाफ मार्क्स पे आप एचसीएम फाइंड करेंगे, वो आपका हाफ मार्क्स का होगा, और हाफ मार्क्स पे आप एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो नाउ तो एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना इस तरीके से आपका ये टोटल 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो इसका प्रोसेस देखते हैं। देखिए इस तरीके से पहले हमने प्राइम फैक्टर लिखे, देन क्या किया है हमने, उसको हाईएस्ट फॉर्म में लिख लिया, यानी कि उसको अरेंज कर लिया इस तरीके से। नाउ अब एचसीएफ मतलब क्या हो जाता है, एचसीएफ क्या होता है, जो भी कॉमन है स्टूडेंट, जो भी इन तीनों नंबर में जो भी कॉमन फैक्टर है उसकी लोएस्ट पावर। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर कॉमन कौन है, 3 कॉमन है। 3 ऐसा नंबर है जो तीनों के फैक्टर में आ रहा है, और 3 की लोएस्ट पावर कौन है, 1। ठीक है, तो 3 ही हमारा क्या हो गया, यहाँ पर एचसीएफ बन जाता है। ठीक है, तो हाफ मार्क्स आपको यहाँ मिल गए, 1 मार्क्स आपको यहाँ मिल गया। अब ऐसे ही आप एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, अब एलसीएम क्या होता है स्टूडेंट, सभी प्राइम नंबर का, सभी प्राइम फैक्टर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर विद ग्रेटेस्ट पावर। अब देखिए एलसीएम के केस में आपको सभी प्राइम फैक्टर लेने होते हैं, जो फैक्टर कॉमन होते हैं उनकी ग्रेटेस्ट पावर आपको लेनी होती है। जैसे 2 का स्क्वायर हमने लिया, ठीक है, कॉमन कौन है यहाँ पर, 3 कॉमन है, और कॉमन में की हाईएस्ट पावर कौन है, 1 है, तो यानी कि 3 ही आपका आ जाएगा। तो ये तो हमने बात कर ली कॉमन वाले नंबर की। अब हम आते हैं जो कॉमन नहीं है, जैसे 2 का स्क्वायर 5 और 7, तो 2 का स्क्वायर 5 और 7। ठीक है, तो एलसीएम के केस में सभी नंबर लिखे जाते हैं, तो 420 यहाँ पर आपका एलसीएम आ जाता है स्टूडेंट। तो इस तरीके से आपका ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ऐसे ही नाउ उसके बाद जैसे एग्जाम्पल 4 देखिए, गिवन डेट एचसीएफ इक्वल्स टू दिस 306। ठीक है, अगर 306 657 का एचसीएफ आपके पास 9 है, फाइंड द एलसीएम। सेम नंबर्स का आपको एलसीएम फाइंड करना है। अब कैसे स्प्लिट होगा ये क्वेश्चन, देखिए 1 मार्क्स पे क्वेश्चन आपका आएगा, तो इसको समझते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, देखिए आपको सबसे पहले रिलेशन लिखना है एचसीएफ एलसीएम और 2 नंबर्स के बीच में, ये 2 नंबर के बीच में जो एक रिलेशन आपका इन तीनों के बीच में होता है, सबसे पहले आपको वो लिखना होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो कई बच्चों को हैबिट होती है डायरेक्ट आप लोग बिना फॉर्मूला अप्लाई, बिना यानी कि फॉर्मूले के बिना ही आप क्या कर लेते हैं, रिलेशन या फॉर्मूले के बिना ही आप अपना सॉल्यूशन दे देते हैं। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि हर चीज को यहाँ पर लिखना बहुत जरूरी होता है बोर्ड एग्जाम्स में। तो देखिए आपने रिलेशन लिख दिया तो आपको इसके हाफ मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, अब हमें एलसीएम फाइंड करना है।
एचसीएफ हमारे पास है, दोनों नंबर हमारे पास है, तो बस इस रिलेशन में आपने निकाल लगाना है, एलसीएम आपका निकल के आ जाएगा। अब मैं सॉल्यूशन पे ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं, बस मुझे आपको यहाँ पर ये समझाना है कि किस तरीके से यहाँ पर मार्किंग स्कीम्स होती हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए नेक्स्ट कुछ हमारे पास आता है यहाँ पर केस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो बात है सिंपल, अब आप आई होप समझ गए होंगे क्वेश्चंस को का आंसरिंग का एक मेथड कैसा होना चाहिए। केस बेस्ड देखिए, a seminar is being conducted by an educational organization where the participants will be educators of different subjects. The number of participants for the subject Hindi, English and mathematicians are 60, 84 and 108 respectively, ठीक है स्टूडेंट। तो एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एक सेमिनार कंडक्ट किया जा रहा है जहां पर क्या है डिफरेंट सब्जेक्ट के पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं स्टूडेंट, ठीक है। और जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हैं आपके हिंदी सब्जेक्ट के, इंग्लिश के एंड मैथमेटिक्स के, ठीक है। और नंबर भी हमें 60, 84, 108 दिए गए हैं। तो ये तो हमारा हमें यहाँ पर ठीक है केस दे दिया गया है, यानी कि अब आपको यहाँ पर लॉयर वाला काम करना है। आपको केस मिल गया, अब आपको केस को समझना है, केस को समझ करके देन आपको यहाँ पर आंसरिंग करना है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर थोड़ी देर के लिए लॉयर बन जाइए, केस बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको अपना लॉजिक यहाँ पर लगाना होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ए है, इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड, यानी कि हर कमरे में सेम नंबर पार्टिसिपेंट बैठाए जा रहे हैं। अगर 20 बैठे हैं तो हर कमरे में 20 बैठे हैं, ये है मतलब कहने का। आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बिलोंग टू द सेम सब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि और सभी एक ही सब्जेक्ट से, यानी कि कोई मैथ्स से होंगे और मतलब या तो मैथ्स से ही होंगे या हिंदी से ही होंगे या इंग्लिश से ही होंगे, तो सेम सब्जेक्ट। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दैट कैन बी अकोमोडेट इन ईच रूम आर। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दैट कैन बी अकोमोडेट, हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बताना है, यानी कि हर एक रूम में कितने पार्टिसिपेंट ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसको पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन के तो एक तो क्वेश्चन ए ये पूछा जा रहा है हमसे, उसके बाद बी इसी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द सेमिनार। बी पार्ट, अब बी जो इस केस से रिलेटेड हमें जो बी पार्ट पूछा जा रहा है, हमें मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स भी पूछे जा रहे हैं, जो इस सेमिनार के लिए मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स हमें बताने हैं कि मिनिमम कितने कमरे, कम से कम हमें मिनिमम कितने कमरे हमें चाहिए होंगे, ठीक है। तो हमें ये भी यहाँ पर बी हमें आंसर करना है। सी पार्ट में हमें बताना है द एलसीएम ऑफ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स फॉर ईच सब्जेक्ट। अब जो भी सब्जेक्ट के हमारे पार्टिसिपेंट्स आए हैं उनके जो नंबर्स हैं उसका एलसीएम हमें बताना है स्टूडेंट, और ये आंसर हमें यहाँ से फाइंड करना है। डी पार्ट में हमें क्या करना है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट फॉर ईच सब्जेक्ट। अब एलसीएम तो हमने यहाँ पर निकाल लिया है, अब हमें एचसीएफ निकालना होगा, ठीक है। एचसीएफ तो इस तरीके से हमारे केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट। आपने जो किया होता है वही हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन में दे दिया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल कुछ हटके कोई केस दे दिया जाएगा। केस आपके एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड ही होता है, बट आपको अपने एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टली क्लियर आपको रखना होगा स्टूडेंट, बस ये बात आपको रखनी है, ठीक है। तो ये डी पार्ट इस तरीके का है। ई पार्ट इसमें असर्शन एंड रीजनिंग का हो गया, ठीक है। तो हमें बताना है भाई, असर्शन दिया जा रहा है द प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट फॉर मैथमेटिक्स आर, यानी कि मैथमेटिक्स के कितने हैं 108 हैं जो वो मैथमेटिक्स के पार्टिसिपेंट्स हैं। तो बताना है क्या ये उनका प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो देखते हैं आगे। रीजन है प्राइम नंबर्स आर द नंबर विच हैव नो फैक्टर्स अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो ये असर्शन एंड रीजनिंग को लेके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। अब या तो ऑप्शन में होगा दोनों रॉन्ग है, या होगा एक रॉन्ग है एक राइट है, ठीक है, या ये राइट होगा ये रॉन्ग होगा, या दोनों ही राइट होंगे। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दे दिए जाते हैं। तो अब हमें इस पे बेस्ड आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बिलोंग टू द सेम सब्जेक्ट, यानी कि हर कमरे में हर रूम में सेम पार्टिसिपेंट बिठाए जाने हैं और सभी पार्टिसिपेंट सेम सब्जेक्ट से बिलोंग करेंगे। तो बताना है कि एक कमरे के अंदर कितने पार्टिसिपेंट आएंगे स्टूडेंट। अब प्रोसीजर क्या है, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास एक तो नंबर हमें दिया गया है। केस पे वापस आते हैं। देखिए ये आप ध्यान रखिए कि हिंदी इंग्लिश और मैथमेटिक्स की जो पार्टिसिपेंट है वो है 60 आपके हिंदी के
84 इंग्लिश के एंड 108 मैथमेटिक्स के। ठीक है, तो ये हमारे नंबर हैं। अब इन नंबर को लेके हमने क्या करना है, सबसे पहला इस ए पार्ट के लिए हमने पहला काम क्या करना है, वो काम हम हाफ मार्क्स के लिए करेंगे। राइट द प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट और द 3 डिफरेंट सब्जेक्ट, यानी कि ये जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, उनके हमें पहले प्राइम फैक्टर्स लिख लेने हैं। आराम से हमें प्राइम फैक्टर लिखना है, तो ये हाफ मार्क्स का काम हमने कर लिया। उसके बाद अब हमसे यहाँ पर देखिए, उसके बाद ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट पूछ रहा है स्टूडेंट, तो मैक्सिमम नंबर के लिए हमेशा हमें क्या फाइंड करना होता है, एचसीएफ फाइंड करना होता है। ठीक है, मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर निकल के आएगा वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फाइंड द एचसीएफ ऑफ गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन ईच रूम। ठीक है, तो देखिए कैसे आप कैसे अपने केस बेस के ऊपर आपने अपना एचसीएफ एलसीएम यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर आपको निकाला जाना अगर होता है तो आपको यानी कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसे हाईएस्ट को आप मैक्सिमम से रिलेट कर लग सकते हैं, तो आप यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं स्टूडेंट। तो देखिए अब आप ये काम तो आप कर ही लेंगे भाई, 1 मार्क्स तो आप ले ही लेंगे। ठीक है, अब अगर मैं इसके सॉल्यूशन की तरफ जाऊं तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें तीनों नंबर के प्राइम फैक्टर बनाना है स्टूडेंट। तो ये लीजिए, ये है आपके प्राइम फैक्टर। ये काम आप खुद से कीजिएगा। मैंने एनसीईआरटी के जब चैप्टर करवाया रियल नंबर, तो वहां पर यह चीजें आपको मैंने अच्छे से बताई हैं, डिटेल में हमने डिस्कस की है स्टूडेंट। ठीक है, तो वहां पर आप कीजिएगा। तो प्राइम फैक्टर्स हमारे ये निकल के आ रहे हैं। अब उसके बाद एचसीएफ निकाल लेना है। देखिए अब इन तीनों में एचसीएफ कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इनमें कॉमन कौन है, 2 तीनों में कॉमन है, तो कॉमन में जो लोएस्ट पावर होती है वो हमें लेनी होती है। तो यहाँ पर तो तीनों की पावर सेम है, तो यानी कि यही लोएस्ट पावर हो गई, यही हाईएस्ट पावर भी हो गई, तो यानी कि 2 का स्क्वायर हम पूरा ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 3 इंटू 3, 3 भी देखिए कॉमन है बट यहाँ पर 3 की पावर 3 है और इनमें 3 की पावर 1 है। तो कॉमन फैक्टर में लोएस्ट पावर आपको लेनी होती है, इसलिए हमने 3 की पावर 1 को लिया स्टूडेंट। ठीक है, 5 इंटू 7 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बस यही हमारा एचसीएफ हो जाता है और ये हो जाएगा 12। 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12। तो हैंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दैट कैन बी अकोमोडेट इन ईच रूम इज 12। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर। ठीक है, अब सेकंड हमने क्या बताना है, ए पार्ट हमने कंप्लीट किया। नाउ बी है हमारा, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द सेमिनार। अब मिनिमम नंबर ऑफ रूम निकालने का यहाँ पर तरीका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए तो कैसे पहले मार्किंग को समझ लें। कैलकुलेट द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड बाय पार्टिसिपेंट ऑफ ई सब्जेक्ट। उसके बाद फिर एड देम टुगेदर टू गेट द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो हमें पहले तो देखना है। अब देखिए ये तो आपको पता है कि भाई 3 अलग अलग सब्जेक्ट के पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं। ठीक है, तो हिंदी सब्जेक्ट के टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं 60, इंग्लिश सब्जेक्ट के टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं 84 एंड मैथमेटिक्स के टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं 108 स्टूडेंट। ठीक है, अब इनमें जो मैक्सिमम यानी कि वो पार्टिसिपेंट जो एक कमरे के अंदर बैठे हैं, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, हमने लास्ट वाले ए पार्ट में निकाल लिया है, वो है हमारे 12। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट क्या है, 12, यानी कि 60 हिंदी में से 12 पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, मैक्सिमम जो है, अब इनको हम कैसे करेंगे, नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हिंदी के कितने हैं, 60 हैं, और ये क्या है, कॉमन पार्टिसिपेंट जो एक कमरे में आ सकते हैं, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा वो पार्टिसिपेंट जो एक कमरे के अंदर आ सकते हैं। अब टोटल हिंदी के 60 हैं। ठीक है, टोटल हिंदी के पार्टिसिपेंट 60 हैं और एक कमरे में कितने आ सकते हैं, 1 रूम के अंदर आ सकते हैं 12। ठीक है, तो यानी कि क्या हो गया हमारा, तो नंबर ऑफ रूम यानी कि हिंदी वालों के लिए हमें कितने रूम चाहिए, 5 रूम चाहिए स्टूडेंट। आई होप समझ आ रहा होगा। 60 पार्टिसिपेंट यानी कि टोटल हैं जो हिंदी के लिए आए हैं, हिंदी के पार्टिसिपेंट 60। ठीक है, और एक रूम में ज्यादा से ज्यादा 12 पार्टिसिपेंट आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने हाईएस्ट यहाँ पर मैक्सिमम पार्टिसिपेंट हमने निकाले हैं 12, तो एक रूम में ज्यादा से ज्यादा 12 ही पार्टिसिपेंट आ सकते हैं। तो यानी कि हिंदी वाले पार्टिसिपेंट्स को बिठाने के लिए हमें 5 रूम्स रिक्वायर होंगे स्टूडेंट। तो ये तो हिंदी वालों के लिए हो गया। अब सिमिलरली इंग्लिश वालों के लिए देखिए 84 पार्टिसिपेंट्स टोटल है इंग्लिश वालों के लिए, और 12 पार्टिसिपेंट्स क्या है उनमें कॉमन है, यानी कि 12 पार्टिसिपेंट वो हैं जो मैक्सिमम एक कमरे के अंदर आ सकते हैं। तो इंग्लिश वालों के लिए यानी कि हमें 7 रूम्स रिक्वायर्ड होंगे। ऐसे ही मैथ्स वालों के लिए हमें
9 रूम रिक्वायर्ड होंगे। तो टोटल नंबर्स क्या हो गए, इनको आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, हिंदी वालों के 5 रूम, इंग्लिश वालों के 7 रूम एंड मैथ्स वालों के 9 रूम। तो तीनों रूम्स को आप ऐड कर लीजिए, यानी कि कम से कम हमें 21 रूम्स तो रिक्वायर्ड होंगे इतने सब पार्टिसिपेंट्स को बिठाने के लिए स्टूडेंट। तो यही हमारा बी वाले पार्ट का आंसर बन जाता है। अब सी वाला पार्ट है भाई, सी वाले पार्ट के लिए देखिए एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का आधा काम तो हमने किया है, ये वाला हमने प्राइम फैक्टराइजेशन तो स्टेप ए में निकाला हुआ है। अब एलसीएम निकालना है तो देखिए क्या हो जाएगा, ये सी वाले पार्ट के लिए यहाँ चलते हैं। हमने ये तो निकाला हुआ था, देखिए इधर निकाला हुआ है ना ए पार्ट में, तो ये सेम चीज यहाँ पर उतार लेनी है। अब एलसीएम क्या होता है, सभी प्राइम फैक्टर लेने होते हैं हमें, बट जो कॉमन वाले होते हैं उनमें हाईएस्ट पावर ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 कॉमन है, 2 की हाईएस्ट पावर 2 ही है यहाँ पर, तो 2 का स्क्वायर आ गया। ये कॉमन वालों में से हमने 2 का स्क्वायर ले लिया। अब 3 वाले में 3 की, अब यहाँ पर हम हाईएस्ट पावर लेते हैं। एलसीएम में लोएस्ट पावर ली जाती है, लेकिन एलसीएम एचसीएफ में लोएस्ट पावर, एलसीएम में हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट कौन है, 3 का क्यूब हाईएस्ट पावर इंटू 5 इंटू 7। जो प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं होते हमें यहाँ पर उनको भी लेना होता है। तो ये आंसर बन जाएगा 3780 सी पार्ट। ठीक है, नाउ डी पार्ट। अब डी पार्ट में आपको क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं और एलसीएम हम यहाँ पर सी पार्ट में निकाल चुके हैं। तो मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। नाउ ई देखिए बोथ। अब ई वाला हमारा रीजनिंग एंड असर्शन का क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है, असर्शन रीजन वाला। तो असर्शन कहता है कि जो मैथ्स के पार्टिसिपेंट्स है, मैथ्स के पार्टिसिपेंट है आपके 108 पार्टिसिपेंट्स है। तो क्या ये उनके प्राइम फैक्टराइजेशन है, बिल्कुल है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का 27 इंटू 4 आपको मिल जाएगा 108 स्टूडेंट। तो यहाँ पर एक करके भी दिया हुआ है, देखिए आंसर में आ रहा है ई में। बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, यानी कि जो आर रीजन है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए बात तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होता है। बी ऑप्शन में हमें ये बात बोली गई है। ये देखिए ई वाले पार्ट का असर्शन रीजन में जो हमारा बी ऑप्शन था वो हमें बोला था। ए ऑप्शन देखिए शुरू से पढ़ते हैं। ए ऑप्शन दिया है बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू। ठीक है, वो कह रहा है कि दोनों बातें ट्रू हैं एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, और रीजन आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ये बात गलत है, क्यों, क्योंकि ये कह रहा है द प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट फॉर मैथमेटिक्स आर दिस। तो ठीक है भाई, मैथमेटिक्स के 108 के, ये 108 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना ये प्राइम फैक्टर, तो ये तो बात सही है। इसका रीजन देखते हैं, क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर आर द नंबर विच हैव नो फैक्टर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, देखिए प्राइम फैक्टर हमारा वो कह रहा है कि ऐसे नंबर्स होते हैं विच हैव नो फैक्टर्स अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, अब देखिए प्राइम फैक्टर की डेफिनेशन तो सही दी गई है स्टूडेंट, बट जो हमारा इस असर्शन पे है, लेकिन ये असर्शन पे हमारा फिट नहीं होता। अगर क्योंकि यहाँ पर तो हमें फैक्टर निकालना है 108 की प्राइम फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 एंड इटसेल्फ की तो बात ही नहीं हो रही है स्टूडेंट, तो इसलिए ये करेक्ट रीजन नहीं है इस असर्शन को रिप्रेजेंट करने का, तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो करेक्ट नहीं है, इसलिए बी वाला सही है। थर्ड कह रहा है असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, लेकिन असर्शन ये चीजें तो दोनों ट्रू है, लेकिन इस असर्शन के लिए ये रीजन करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ये है कहने का मतलब। तो बिल्कुल जो सटीक बात है वो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जाता है स्टूडेंट। डी पार्ट क्या कहता है, असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। असर्शन ए फॉल्स है लेकिन आर ट्रू है, तो ये बात भी गलत है भाई, ये तो ट्रू है, ए पार्ट तो ट्रू है। तो ऐसे आपको असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन आपको फाइंड करने होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो बस यही हमारा यहाँ पर दिया गया है। तो एक्सप्लेनेशन तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट बनता है। एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा, सिंस नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ऑन मैथमेटिक्स इज 108, तो 108 के आप प्राइम फैक्टर करके देंगे, तो ये हमारे प्राइम फैक्टर आ जाएंगे। अब सेकेंड पार्ट, द नंबर विच हैव नो फैक्टर अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड, तो एक्सप्लेनेशन आपको पूरा देना है, और तो बी हमारा यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है स्टूडेंट। ठीक है,
तो बस इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के ऊपर आएगा। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर।